Friends, welcome back to the commerce class by Uma Devi Children's Academy. This is the sixth and most important part of chapter organizing. In this topic, I will teach you advantage of divisional structure. इससे पहले वाले पार्ट में हमने सिखाया था आपको कि डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है, बनता कब है, किन कंपनीज के लिए सुटेबल है। आज की इस टॉपिक के अंदर मैं सिखाऊंगा आपको कि डिविजनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज है स्किल डेवलपमेंट। एज यू नो वेरी वेल दैट इन डिविजनल स्ट्रक्चर द एंटायर टोटल फंक्शंस ऑफ अ कंपनी इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। सपोज कीजिए किसी एक कंपनी के अंदर फूड का काम भी होता है, किसी एक कंपनी के अंदर मेडिसिन का काम भी होता है, किसी एक कंपनी के अंदर टेक्सटाइल का काम भी होता है, किसी एक कंपनी के अंदर फुटवेयर का काम भी होता है। तो जितने भी सारे काम फुटवेयर से रिलेटेड हैं उनके अलग डिवीजन, जितने भी सारे काम टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं उनके सबका ग्रुप अलग, जितने भी सारे काम मेडिसिन से रिलेटेड हैं उनका सारा सबका अलग डिवीजन, राइट। तो जो फर्स्ट है वो है स्किल डेवलपमेंट। तो यहां देखिए आप, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स ऑफ द डिविजनल हेड which makes him suitable for a higher position। क्योंकि हमने एंटायर फंक्शंस को डिवाइड किया है प्रोडक्ट लाइन के बेस पर, तो जो एम्प्लॉय, जो पर्सन, जो ह्यूमन बीइंग अपनी किसी एक प्रोडक्ट लाइन में एक्सपीरियंस्ड है, स्किल है, हम उसे उसी डिवीजन में रखेंगे। सपोज कीजिए कोई आदमी ऐसा है जो टेक्सटाइल में बड़ा अच्छा अनुभव रखता है, तो उसे हम टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर रखेंगे। कोई आदमी ऐसा है जो सीमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है, सीमेंट के अंदर यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है, तो उसे हम सीमेंट डिवीजन के अंदर रखेंगे। तो जब एक आदमी जो अपने किसी एक प्रोडक्ट लाइन में स्किल्ड है, अपनी एक प्रोडक्ट लाइन में एक्सपीरियंस्ड है, तो जब हम उससे उसी प्रोडक्ट लाइन के काम कराएंगे बार बार, तो उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएंगी, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स अपने आप ही जन्म ले लेंगी, अपने आप ही बन जाएंगी। उसकी जो काम करने की जो एक्टिविटीज हैं, जो उसकी जो काम करने के जो तरीके हैं, उसमें निखार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एक आदमी से बार बार हम उसी के फील्ड का काम कराएंगे, एक आदमी से हम जब बार बार उसी के फील्ड का काम कराएंगे, तो उसके अंदर अपने फील्ड की बहुत सारी एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिटीज अपने आप जाग जाएंगी। तो वो कहीं पर भी प्रमोशन पाने के लिए एंटाइटल या लायबल बन जाएगा। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मदद करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स ऑफ द डिविजनल हेड। एक डिविजनल के अंदर बहुत सारी स्किल्स को जो उसकी प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड है उन्हें पनपने में, उन्हें जगाने में, उनको डेवलपमेंट करने में, विच मेक्स, जिसकी वजह से ही विल बी सुटेबल, वो सुटेबल बन जाएगा किस चीज के लिए, फॉर हायर पोजीशन, प्रमोशन पाने के लिए या तरक्की पाने के लिए। जब एक आदमी बार बार लगातार अपने ही प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड काम को करेगा, तो उसके अंदर नई नई स्किल्स जन्म लेंगी, उसके अंदर जो स्किल्स मौजूद है पहले से उनके अंदर निखार आएगा, उनके अंदर डेवलपमेंट आएगा। तो ही विल बी इफेक्टिव एंड ही विल बी एफिशिएंट। और जब वो इफेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंट भी हो जाएगा, एक ही काम को बार बार करते रहने के कारण उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, तो वो कहीं पर भी प्रमोशन पाने के लिए एबल और सुटेबल बन जाएगा। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम डिविजनल स्ट्रक्चर में रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, जबकि जब मैंने आपको सिखाया था फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो वहां मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक डिपार्टमेंटल हेड या हम कह सकते हैं हर एक डिविजनल हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। जो हमारा टेक्सटाइल डिवीजन का हेड है, तो हम टेक्सटाइल डिविजनल हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि इस डिवीजन को बर्बाद करने में या इस डिवीजन को तरक्की करने में, डेवलपमेंट करने में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर ये जो टेक्सटाइल डिवीजन है, अगर ये अपनी सेल्स को बढ़ाता है, अगर ये अपनी प्रॉफिट को बढ़ाता है या ये डूबता है, तो उसके लिए डिविजनल हेड
विल बी फुल्ली रेस्पॉन्सिबल, राइट। तो फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल पॉसिबल है, ये आप ध्यान रखना, केवल डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डिविजनल हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है कि आप जो है इस डिवीजन के होल सोल मालिक हैं। अगर ये डिवीजन डूबेगा, अगर ये डिवीजन तरक्की करेगा, अगर इस डिवीजन की सेल बढ़ेगी, अगर इस डिवीजन की सेल घटेगी, अगर इस डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ेगा या अगर इस डिवीजन का प्रॉफिट घटेगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिविजनल हेड ही रेस्पॉन्सिबल होगा। ये बात हम तय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर में। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंस था डिविजनल स्ट्रक्चर का। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज क्विक डिसीजन। As you know very well that each division functions as an autonomous body. हर एक डिवीजन अपने सारे फंक्शंस को करने के लिए बधी होती है। एक डिवीजन को अपने सारे फंक्शंस अपने आप करने होते हैं, इसलिए क्विक डिसीजन कैन बी टेकन। क्योंकि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, जो डिविजनल हेड है, डिविजनल हेड के पास में अपनी डिवीजन को चलाने की पूरी अथॉरिटी होती है, तो उसके पास में डिवीजन रिलेटेड डिसीजन लेने के पूरे अधिकार होते हैं। उसे अपने डिवीजन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे आदमी के पास जाना नहीं पड़ता है। वो अपनी डिवीजन को डुबाने में, चलाने में, उभारने में, सेल्स को बढ़ाने में, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, सेल्स को डिक्रीज करने में, प्रॉफिट को डिक्रीज करने के लिए होल सोल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके पास में डिसीजन लेने की पूरी पावर होती है। उसे अपनी डिवीजन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए किसी और दूसरे आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट होता नहीं है। तो क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं केवल और केवल डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ लेट्स सी द फोर्थ importance of divisional structure, that is expansion and growth. As you know very well that new division can be added without any disturbance to the existing ones. हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कोई नई डिवीजन ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे बिजनेस के अंदर अभी 4 प्रोडक्ट लाइन है, हम अगर एक और डिवीजन बढ़ा देंगे, अगर हम एक और प्रोडक्ट लाइन बढ़ा देंगे, तो बाकी बची हुई 4 प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम उन्हें बिना डिस्टर्ब किए, हम उन्हें बिना इफेक्ट किए अपने बिजनेस के अंदर और दूसरी प्रोडक्ट लाइन भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इजीली पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेटा ये थे हमारी फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ हम सीखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, What are the disadvantages of divisional structure? क्योंकि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं बेटा, तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हमने पढ़ा है डिविजनल स्ट्रक्चर और हमने पढ़े हैं उसकी इंपॉर्टेंस, तो हमें जरूरी है कि हम उसके डिसएडवांटेज भी सीखें कि अगर हमारी कंपनी के अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या बना हुआ है तो उसके क्या नुकसान होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिवीजन। देखिए हर एक डिवीजन, हर एक प्रोडक्ट लाइन को ऑपरेट करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर तो कंपनी के एक ही होंगे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के एक ही होंगे ना। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर में डिविजनल हेड आएंगे। सपोज कीजिए ये हमारी एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी के 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मिस्टर A, B, C, D एंड E, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर या इस कंपनी के अंदर 4 डिवीजन हैं, 4 प्रोडक्ट लाइन है। सपोज कीजिए नंबर 1 है टेक्सटाइल, नंबर 2 है सीमेंट, नंबर 3 है फुटवियर और नंबर 4 है ग्रोसरी, राइट। अब इन चारों डिवीजन के अंदर फंड तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही पास करेंगे। हर एक डिवीजन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। टेक्सटाइल डिवीजन की रिक्वायरमेंट अलग है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट या ग्रोसरी डिवीजन की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हर एक डिवीजन को फंड देने का काम तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही करेंगे कि हमें कौन से डिवीजन को कितना फंड देना है। अब हर एक डिवीजन की डिमांड, नीड अलग अलग है, तो हर डिविजनल हेड अपने अपने डिवीजन के लिए फंड लेने के लिए बात करेगा कि मुझे इतना फंड चाहिए, मुझे इतना फंड चाहिए, मुझे इतना फंड चाहिए, और फंड को पास करने का काम कौन करेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हर एक डिविजनल हेड के बीच में फंड को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। टेक्सटाइल डिविजनल हेड कहेगा कि मुझे अपने डिवीजन के लिए 50 चाहिए, दूसरा जो डिवीजन हेड है वो कहेगा मुझे इतना चाहिए। तो फंड को लेकर के खींचतान हो सकती है,
कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं आप, एलोकेशन ऑफ फंड टू वेरियस डिविजन्स इज अ प्रॉब्लम। मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम कौन से डिवीजन के लिए कितना फंड अलॉट करें, कितना फंड पास करें, क्योंकि हर एक डिवीजन की डिमांड नीड अलग अलग है। सभी डिवीजन हेड अपने अपने डिवीजन के लिए फंड मांगने के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी मेरी सेल बढ़ेगी, तभी मेरा डिवीजन प्रोग्रेस कर पाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो कितना फंड कौन सी डिवीजन के लिए अलॉट करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिविजनल हेड के बीच में। ये सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज था डिविजनल स्ट्रक्चर का। आइए देखते हैं सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट। As you know very well that each division is having similar function. हर एक डिवीजन के अंदर सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे। डिवीजन ए के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होंगे। सेकंड डिवीजन के अंदर भी सेम सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे। थर्ड डिवीजन के अंदर भी सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे। तो ईच डिवीजन इज हैविंग सिमिलर फंक्शन, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। हर एक डिवीजन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, हर एक डिवीजन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट। तो जितने हमारे पास में डिवीजन होंगी, हमारे पास में उतने ही सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, हमारे पास में उतने ही परचेज डिपार्टमेंट होंगे, हमारे पास में उतने ही एचआर डिपार्टमेंट होंगे। तो दिस लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि सारी डिवीजन के लिए स्टाफिंग करने का काम, एम्प्लॉय को रखने का काम एक ही डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन नहीं, हर एक डिवीजन के लिए एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, हर एक डिवीजन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, हर एक डिवीजन के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारी डिवीजन्स के लिए मार्केटिंग का काम कर सकता है, लेकिन नहीं, हर एक डिवीजन के अंदर अपने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। क्योंकि हर एक डिवीजन के पास में अपने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि बहुत सी बार डुप्लीकेशन वर्क भी हो सकता है, बहुत सी बार अनप्रोडक्टिव काम भी हर डिपार्टमेंट के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल माना जाता है कि अगर हमारे पास में एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो ये अकेला एचआर डिपार्टमेंट सारी डिवीजन के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम, सारी डिवीजन के स्टाफिंग का काम अकेला कर सकता है, लेकिन हर एक डिवीजन के पास में एचआर डिपार्टमेंट अपना अलग होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारी डिवीजन को डील कर सकता है, सारी डिवीजन के लिए मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन नहीं, हर एक डिवीजन के पास में अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इससे डुप्लीकेशन वर्क, अनप्रोडक्टिविटी फैलती है। तो ये सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज था डिविजनल स्ट्रक्चर का, इंक्रीज कॉस्ट। क्योंकि जब हर एक डिवीजन के पास में अपने सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, हमें सैलरी पब्लिक को ज्यादा देनी पड़ेगी, जितनी भी हमारे पास में एम्प्लॉइज हैं हमें उन्हें सैलरी मैक्सिमम देनी पड़ेगी, राइट। तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। देखिए, जितने डिवीजन होंगे उतने ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे, जितने मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे उतने ही मार्केटिंग हेड होंगे, और जितने मार्केटिंग हेड होंगे उतने ही आदमी को हमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। द नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज independent authority is harmful. The divisional manager is independent so that he can do as he like. हर एक डिविजनल हेड अपने आप में इंडिपेंडेंट है, फ्री है, स्वतंत्र है कि वो अपने डिविजनल के लिए, अपनी डिवीजन के लिए कुछ भी डिसीजन ले ले, अपनी डिवीजन के लिए वो कुछ भी काम करे, अच्छा है बुरा, वो पूरी तरीके से फ्री है। और किसी भी आदमी को 100% फ्रीडम देना ये कंपनी के लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर के 3 ही डिसएडवांटेजेस थे, राइट। नाउ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इट इज सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है आखिर वो किन बिजनेस के लिए सुटेबल है, कौन सी कंपनियों के लिए वो सुटेबल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ उन कंपनियों के लिए ही सुटेबल होता है जिन कंपनियों में एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस किया जाता है, जिन या फिर जो कंपनियां एरिया वाइज बिजनेस करती हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी इतनी बड़ी है कि उसका बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है, तो इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट को डील करने के लिए उसके पास में अलग से एक डिवीजन होगा जिसे हम कहेंगे नॉर्थर्न डिवीजन। इंडिया के साउथर्न पार्ट को डील करने के लिए उसके पास में अलग से एक डिवीजन होगी जिसे हम कहेंगे साउथर्न डिवीजन, राइट। तो जो
डिविजनल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए होता है सुटेबल जिन कंपनियों में एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस किया जाता है, या फिर जो एरिया वाइज अपने सारे बिजनेस को डिवाइड कर देती है, राइट। फिर भी आइए देखते हैं बुक हमारी क्या कहती है। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, divisional structure is suitable to where a large variety of product are manufactured, जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हो उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल होता है। नंबर 2, वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन ए वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कंपनी इतनी बड़ी है जो एक कंट्री के अंदर पूरे में बिजनेस करती है, तो वो कंपनी अपने बिजनेस को कंट्री के एरिया वाइज डिवाइड कर देती है। नॉर्थर्न पार्ट को डील करने के लिए नॉर्थर्न डिवीजन, साउथर्न पार्ट को डील करने के लिए साउथर्न डिवीजन। और थर्ड पॉइंट, वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड रिक्वायर मोर डिपार्टमेंट, जहां पर कंपनियां तरक्की करती जाती हैं और जहां जिन कंपनियों के अंदर और ज्यादा डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, तो उन कंपनियों के अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर को सुटेबल माना जाता है। I think you have understood very well the most important part of organizing chapter, that is divisional structure. Thank you and have a nice day.